आज हम वर्तनी पर चर्चा कर रहे हैं। वर्तनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए हम जानते हैं वर्तनी क्या है, वर्तनी से संबंधित समस्याएं क्या क्या है और वर्तनी की समस्याओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं। वर्तनी की समस्या उच्चारण और लेखन दोनों ही स्तर पर विद्यमान है। तो वर्तनी क्या है कि लिखने की जो रीति है, लिखने का जो तरीका है, उसको हम वर्तनी कहते हैं और इसे अक्षरी भी कहा जाता है। इसी वर्तनी को हिज्जे या स्पेलिंग भी कहा जाता है। वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों से होता है, क्योंकि जिस तरह से ध्वनि का उच्चारण होता है, हम शब्द को उसी के अनुसार लिखते हैं। वर्तनी में विशेषकर इन बिंदुओं पर समस्याएं आती है। तत्सम शब्द में, समासिक शब्द में, विदेशी शब्द में, अनुस्वार और चंद्र बिंदु में, विभक्ति चिन्हों और संयुक्त क्रियाओं का जो योग होता है, वहां पर ए, ये एवं ई और ई का जहां प्रयोग होता है, वहां वर्तनी संबंधी समस्याएं देखे जाते हैं। ह्रस्व एवं दीर्घ ई और उ के प्रयोग में भी वर्तनी से संबंधित समस्या हमारे सामने आते हैं। न और ण का जो प्रयोग होता है, वहां भी वर्तनी संबंधित समस्या है। स, श और श का प्रयोग, र और ड़ का प्रयोग। इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की वर्तनी समिति ने 1962 में वर्तनी संबंधी कुछ उपयोगी और सर्वमान्य निर्णय किए हैं, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी में वर्तनी की समस्या कम जटिल नहीं है। एक ही शब्द को अनेक लेखक अनेक प्रकार से ही नहीं लिखते, वरन एक लेखक भी एक ही शब्द को अनेक प्रकार से लिखते हुए देखे जाते हैं। इस अव्यवस्था से और हिंदी भाषा भाषियों को ही नहीं, वरन हिंदी भाषा भाषियों को भी काफी कठिनाई होती है। हिंदी जैसी किसी भी जीवंत एवं विशाल जनसमूह के द्वारा व्यवहारित भाषा को पूर्णतः नियम निगृहित करना संभव भी नहीं है। फिर भी इतना प्रयास तो होना ही चाहिए कि व्यवस्था में कम से कम विकल्प की गुंजाइश हो और किसी भी भाषा की समस्त ध्वनि को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए ही वर्तनी की एक रूपता स्थिर की जाती है। जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ अन्य भाषाओं की ध्वनियों को ग्रहण करने की जितनी अधिक शक्ति होगी, उस भाषा की वर्तनी उतनी ही समर्थ समझी जाएगी। इसलिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की वर्तनी समिति ने 1962 ईस्वी में हिंदी वर्तनी से संबंधित कुछ उपयोगी और सर्वमान्य नियम बनाए हैं। हम तत्सम से संबंधित समस्या पर बात कर रहे हैं। जिस प्रकार तत्सम शब्दों का प्रयोग संस्कृत में होता है, उसी प्रकार उनका प्रयोग हिंदी में भी होना चाहिए। किंतु कुछ लेखक का मानना है कि लंगी मारने अर्थात हलंत देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार हिंदी में अब दान, ध्यान तथा महान, भगवान के उच्चारण में कोई अंतर नहीं है, इसलिए इन्हें दो प्रकार से लिखना अनावश्यक है। जबकि संस्कृत में दिक्, संपद, विपद, आपद, विद्युत, तड़ित, महत्, जगत, सत, चित, बृहत् जैसे हलंत वाले शब्दों की बहुत बड़ी संख्या है, बहुलता है। यदि हम इन शब्दों से हलंत उड़ा देते हैं तो जगदीश, चिन्मय, दिगंत, दिग्गज जैसे अनेकानेक ऐसे शब्द हैं जिनके संधि का समाधान हम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह भी है कि संस्कृत और हिंदी में एक रूपता रखने के लिए भी हलंत का प्रयोग करना उचित प्रतीत होता है। कुछ लोग हलंत ही नहीं, वरन
द्वैत भी समाप्त कर देना चाहते हैं, किंतु ऐसा करने से सत्ता, महत्व, सत्व, तत्व आदि की व्युत्पत्ति समझ नहीं आएगी। हाँ, जहां एक ही शब्द के दो रूप प्रचलित हैं, जैसे वर्तमान और वर्तमान, परिवर्तन और परिवर्तन, उनमें द्वित्व वाले रूप को छोड़ भी दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। जहां विसर्ग हो वहां विसर्ग का प्रयोग भी करना आवश्यक है। संस्कृत के इन शब्दों को हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करने से उस शब्द के शुद्धि और उत्पत्ति दोनों बनी रहेगी। जैसे दुख, स्वान्तः सुखाय, पयः पान, रजः कन। अब हम बात कर रहे हैं सामासिक शब्द से संबंधित समस्या पर। सामासिक शब्द से संबंधित समस्या और उसके समाधान कुछ इस प्रकार है। पहला, अव्ययी भाव, द्विगु, बहुव्रीहि तथा कर्मधारय समास वाले शब्दों को एक साथ ही लिखना सही होता है। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, चौराहा, दुमहला, दामोदर, पीताम्बर, परमात्मा, भलमानस, अभाव, अनदेखा आदि। द्वंद्व समास के पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। जैसे लोटा डोरी, राम कृष्ण, माता पिता, शिव पार्वती आदि। तत्पुरुष में यदि दो छोटे शब्दों को एक साथ लिखना हो तो वहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे भूपति, किंतु जहां भ्रम की गुंजाइश हो वहां योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे भूतत्व, यदि इसे मिला देते हैं भूतत्व तो यहाँ भ्रम पैदा होगा और भूत होने का भाव या अर्थ निकलकर सामने आ सकता है। दूसरा है कि दो बड़े शब्दों के बीच तत्पुरुष समास में योजक चिन्ह देना सही होगा। दो बड़े पदों के बीच तत्पुरुष समास में भी योजक चिन्ह देना चाहिए। जैसे साहित्य संगम, विज्ञान समारोह आदि। तीसरा नियम है कि दो से अधिक बड़े शब्दों को योजक चिन्ह देकर नहीं बल्कि यूं ही लिखना चाहिए। जैसे बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारणी सभा आदि। सा, जैसा आदि सारूप्यवाचकों के पूर्व हाइफन का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे तुम सा, राम जैसा, चाकू से तीखे आदि। अब हम बात कर रहे हैं विदेशी शब्द की समस्या और उसके समाधान के लिए। अंग्रेजी के शब्दों में उच्चारण की शुद्धता की दृष्टि से अर्धचंद्र का प्रयोग करना चाहिए। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, बॉल आदि। दूसरा नियम है अरबी फारसी के शब्दों को लेकर। अरबी फारसी के वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतरण हो चुका है, उन्हें हिंदी रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए। जैसे जरूर, कागज। जबकि जहां उनका शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग अभिष्ट हो वहां उनके हिंदी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते लगाए जाएं ताकि उनका विदेशीपन स्पष्ट रहे। जैसे राज, नाज आदि। किंतु अरबी फारसी के अधिकांश शब्दों में जहां नुक्ता का प्रयोग होता है, जैसे क, ख, ग, ज, फ, उसके नीचे हिंदी में नुक्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुक्ते के प्रयोग के लिए अरबी फारसी का अच्छा ज्ञाता होना बहुत आवश्यक है। जहां नुक्ता के कारण अर्थभेद होता है वहां वाक्य प्रयोग से ही स्पष्ट हो जाता है। इसलिए
अरबी फारसी से आए शब्दों में हिंदी में नुक्ता का प्रयोग करने से बचना चाहिए। तीसरा नियम भी अरबी फारसी को लेकर ही है कि अरबी फारसी में संयुक्ताक्षरों का प्रचलन नहीं है, इसलिए प्रायः उन्हें असंयुक्त ही लिखा जाना चाहिए, जैसे उल्टा, बिल्कुल, बर्फ, बर्बाद, गर्मी, सर्दी, नरम, शरद आदि। किंतु जहाँ संयुक्त किए बिना काम नहीं चले वहाँ संयुक्त का प्रयोग भी किया जा सकता है, जैसे मस्त, बंद, अंदाज, अंदर आदि। अब हम बात कर रहे हैं अनुस्वार और चंद्र बिंदु संबंधित समस्या और उसके समाधान पर। पहला है कि जहां वर्गों के पंचमाक्षर के बाद उसी के वर्ग के शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो वहां अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे वंदना, नंद, नंदन, अंत, गंगा, संपादक, कंगे आदि। दूसरा नियम है कि नहीं, मैं, हैं में ऊपर लगी मात्राओं को छोड़कर शेष आवश्यक स्थानों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए, नहीं तो हंस और हंस तथा अगना और अंगना का अर्थभेद स्पष्ट नहीं होगा। अब हम बात कर रहे हैं विभक्ति चिन्हों और संयुक्त क्रियाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान पर। हिंदी के विभक्ति चिन्ह सर्वनामों को छोड़ से सभी प्रसंगों में शब्दों से अलग लिखे जाने चाहिए, जैसे राम ने कहा, स्त्री को। सर्वनाम में विभक्ति चिन्ह को मिलाकर लिखे जाने चाहिए, जैसे उसने, मुझसे, हम में, तुमसे, किस पर, आपको। इसके कुछ अपवाद हैं। पहला यह कि यदि सर्वनाम के साथ 2 विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें पहला सर्वनाम से मिला हुआ हो और दूसरा अलग लिखा जाना चाहिए, जैसे उसके लिए, इनमें से। दूसरा है कि सर्वनाम और उसकी विभक्ति के बीच ही, तक आदि अव्यय का निपात हो तो विभक्ति अलग लिखी जानी चाहिए, जैसे आप ही के लिए, मुझ तक को आदि। तक, साथ आदि अव्यय अलग लिखे जाने चाहिए, जैसे आपके साथ, यहाँ तक, वहां तक आदि। अगला नियम है आदर सूचक जी का प्रयोग साथ होना चाहिए, जैसे गुरुजी आ रहे हैं, महात्मा जी महापुरुष थे। पूर्वकालिक कृदंत कर तथा वाला, हारा आदि को साथ ही लिखा जाना चाहिए, जैसे खाकर, पीकर, सोकर, लकड़ी वाला, चूड़ी हारा आदि। अगला नियम है कि संयुक्त क्रियाओं के सभी अंगों को अलग ही लिखना चाहिए, जैसे पढ़ लिया करता है, तैयार कर लिया जा सकता है आदि। शेष समस्याओं पर हम अब अगले सत्र में चर्चा करेंगे।